कक्षा 10 के तमाम विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल फ्लाइट फॉर फ्यूचर के ऊपर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। और आप सभी को शुभ आशीर्वाद कि आप सभी आगामी बोर्ड परीक्षाओं के अंदर बहुत ही शानदार अपना प्रदर्शन करें और जैसी आपकी तैयारी चल रही है उस तैयारी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देखने को मिले। जैसा आप थंबनेल के ऊपर देखा आपने और यहाँ देख रहे हैं, आज की अपनी जो क्लास है, आज का ये सेशन रहने वाला है अपना, वो विशेष तौर पर कक्षा 10 के विद्यार्थी वो अपने टारगेट को किस तरह से बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से अपने टारगेट के ऊपर बने रह करके और एग्ज़ाम के अंदर बेहतर से बेहतर प्रदर्शन अपना कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी से जुड़ा हुआ आज का ये सेशन रहेगा। तो तमाम कक्षा 10 के विद्यार्थी जो इस वीडियो पर आप जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, कंप्लीट देखिए। क्या है एग्ज़ाम टाइम में अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं उनसे अपने को सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से बिंदुओं को अपने को ध्यान में रखना चाहिए, ताकि एग्ज़ाम में अपन बहुत ही शानदार अपना प्रेजेंटेशन रहे, अपनी कॉपी बहुत ही इफ़ेक्टिव हो और एग्ज़ामिनर जो है वो अपनी कॉपी के अंदर जितना अपन ने मैटर डाला है भरपूर उसका अपने सामने आउटपुट आए, एग्जामिनर बहुत ही आपकी कॉपी से प्रभावित हो। ऐसी स्ट्रेटजी लेकर के और अपन चलेंगे। तो क्या ज़रूरी है और कौन सी गलती अपने को नहीं करनी चाहिए, जिनको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम टाइम में अभी जो बचा हुआ आपके पास में टाइम है उसमें कैसे अपनी तैयारी को सुचारू रूप से अपन जारी रखें, कैसे मैनेज करें, कैसे पेपर करते समय एग्ज़ाम टाइम में एग्ज़ाम हॉल में अपन किस प्रकार से अपने नॉलेज को प्रेजेंट करें ताकि अपना स्कोर है वो बिल्कुल टॉपर्स के स्कोर के अंदर काउंट हो, बेहतर से बेहतरीन अपना प्रदर्शन आए। इस स्ट्रेटजी के ऊपर और अपनी आज की क्लास रहेगी। चलिए बात करते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एग्ज़ाम टाइम के अंदर और विद्यार्थी के लिए और सबसे पहली चीज़ जो है वो है अपना स्वास्थ्य, अपना जो हेल्थ है वो बहुत ही अच्छी मेंटेन रहनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क है उसका निवास होता है। तो सबसे पहली बात तो ये कि कहीं पढ़ाई के प्रेशर में आकर के और आप नींद त्याग दें और उससे आपका शरीर है उसका बैलेंस बिगड़ जाए, ऐसा अपने को बिल्कुल भी नहीं करना है। कम से कम 6 से लेकर 7 घंटे की नींद जो है वो निश्चित तौर पर पूरी होनी ही होनी चाहिए। और ये जो बदलता हुआ मौसम है उसके अंदर आप बिल्कुल अपने स्वास्थ्य का सबसे पहला इसको प्राथमिकता देते हुए और स्वास्थ्य का ध्यान रखें ही रखें। अब बात आती है अपना अध्ययन। अध्ययन है वो तभी अपना जारी रह पाएगा जब अपन स्वस्थ रहेंगे। अब अध्ययन जारी रखने के लिए वर्तमान समय के अंदर जो सीजन चल रहा है वो चल रहा है शादियों का सीजन। तो यदि आपके घर परिवार के अंदर भी या आपके रिलेशन में कोई शादी वगैरह है तो उसमें आप बिल्कुल भाग लें, वरना आप पढ़ नहीं पाएंगे सही ढंग से। लेकिन आप उसमें कम से कम समय देते हुए और आपकी पढ़ाई को ध्यान में रखें, वरना आप शादी में एंजॉय बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाने के चांसेस रहेंगे और आपका अध्ययन है वो तो प्रभावित रहेगा ही रहेगा। तो इसके अंदर कम से कम समय दें, इसको भी आप मैनेज करें। अब अपन बात करते हैं कि अध्ययन के अंदर क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो कोई भी नया टॉपिक जो आपने अब तक बिल्कुल टच नहीं किया, वो नया टॉपिक है, तो अगर आपने किसी भी प्लानिंग के तहत अगर वो टॉपिक छोड़ा हुआ है कि ये चीज़ है वो अपन एग्ज़ाम टाइम के अंदर तैयार कर लेंगे, किसी चैप्टर विशेष के अंदर एक आध टॉपिक कोई बचा हुआ है तो उस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें। लेकिन आपने अगर कोई पूरा टॉपिक ही जो साल भर आपके समझ में नहीं आया तो इस समय अगर उस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करेंगे तो जो टॉपिक आपने पहले से पढ़े हुए हैं, पहले से जो पढ़ा हुआ मैटर है उस मैटर को आप छोड़ देंगे, वो मैटर है वो रह जाएगा। इसलिए आप नया आपकी रेंज में है तो उसको बिल्कुल पढ़ें। छोटा सा कोई टॉपिक है
तो उसको ज़रूर पढ़ें, लेकिन कोई लंबा मैटर अगर रह गया है तो आप सबसे पहले प्राथमिकता उसको दें जो आपने पहले से पढ़ रखा है। उसको बार बार आप क्या करें, उसका रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, ये हथियार है वो सबसे बेहतरीन हथियार है, रिवीजन है, वही आपको टॉपर्स की काउंटिंग के अंतर्गत लेकर के आएगा। टॉपर आप तभी बन पाएंगे जब आपका रिवीजन और आपकी प्रैक्टिस है वो बेहतरीन होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी स्ट्रेटजी होनी ही होनी चाहिए। ये ना सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में, जबकि पूरे 6 सब्जेक्ट जो 10th क्लास के अंदर हैं उन सब के अंदर पहले से पढ़ा हुआ मैटर, उसका बार बार रिवीजन, उसकी प्रैक्टिस, वो आपको किसकी कैटेगरी में लेकर के आएगी, टॉपर्स की कैटेगरी में लेके आएगी, ताकि एग्ज़ाम के अंदर जो 3 घंटे का टाइम है, 3.25 घंटे उसके रिव्यू वगैरह को लेकर के मिलते हैं, तो इस टाइम के अंदर आप अपने दिमाग को बिल्कुल केंद्रित रख पाएंगे और आप बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं, मैटर हो गया, साल भर पढ़ा, जो पढ़ना था पढ़ लिया, रिवीजन चल रहा है। मेन बात जो आती है कि एग्ज़ाम हॉल में अपने को क्या करना चाहिए। मैं ये बात एग्ज़ाम से आपको 10-12 दिन पहले ही इसलिए बता देना चाहूँगा कि आप एग्ज़ाम टाइम के अंदर ये टिप्स लेने के लिए और किसी के भी वीडियोस को देखें या किसी चैनल के ऊपर जाएं, ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होकर के घाटे का सौदा होने वाला होता है। इसलिए अभी इस चीज़ को देखें और अपने अध्ययन के अंदर लगे रहें। अब देखिए, मेन बात जो है वो कहाँ आती है कि अपने को पेपर कैसे हल करना है, पेपर कैसे हल करना है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सबसे पहली बात, जो पेपर है यहाँ विशेष तौर पर अपन जैसे विज्ञान सब्जेक्ट को लेकर के करें, और हालांकि ये चर्चा है वो सामूहिक चर्चा है, हर एक पेपर के अंदर ही आपको ये बातें ध्यान में रखनी होती हैं। पेपर है उसके टोटल 4 खंड होते हैं, ठीक है, 4 अलग अलग उसके पार्ट हैं, ए, ब, स और द। सबसे पहले, और क्वेश्चन है वो भी अलग अलग इसी टाइप के आने हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात रहती है ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव यानी कि जो अपने ऑप्शन वाले क्वेश्चंस हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न हैं, यानी कि जिनके अपने को एक लाइन एक शब्द है ना इसमें उत्तर देना होता है। उसके बाद में अपने लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, लघुतरात्मक के अंदर अपने को 2, 4, 5 लाइन के अंदर आंसर देने होते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, इनके अपने को 1-2 पेज के अंदर आंसर देने होते हैं, 4 नंबर के प्रश्न होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न हैं वो आते हैं। अब देखो, मुख्य रूप से जो भी कॉपी है वो अपनी इतनी क्लीन, सबसे पहली बात पेपर अपने पास में पहुंचा, अपन ये देखें कि पूरा पेपर है वो ठीक से प्रिंट हुआ है कि नहीं है, जितने पेज हैं वो सारे पेज प्रिंट हैं कि नहीं हैं, ये चीज़ अपन देख लें। ठीक है, ये चीज़ अपन देख लें। अगर ऐसा नहीं है तो अपन ऑब्जेक्शन करके, और एग्ज़ाम के अंदर जो इन्विजिलेटर लगे हुए हैं, शिक्षक लगे हुए हैं, उनको आप बोलें कि पेपर में ये दिक्कत है। आप अपनी कॉपी को बहुत ही इत्मीनान से, एकदम ठंडे दिमाग से कॉपी को पूरी को देख लें। कॉपी के अंदर जितने पेज होने चाहिए उतने हैं। हालांकि ऐसी मिस्टेक है वो देखने को मिलती नहीं है, लेकिन रेयर केस में कहीं ना कहीं मिल भी जाती है अगर, तो इस चीज़ को चेक ज़रूर कर लें अपन। और आराम से एग्ज़ाम के अंदर टाइम से आप 15-20 मिनट पहले ही जा कर के अपनी सीट पर बैठ जाएं और आराम से अच्छी तरह से अपने आप को कूल रखें, ठंडे दिमाग से रहें, शांति से पेपर के बारे में सोचें, बस और कुछ भी नहीं। अब बात आती है पेपर मिला, रोल नंबर लिखे, सबसे पहले क्वेश्चंस को लिखा कॉपी के ऊपर। सबसे पहले अपने को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने हैं, इनकी संख्या है वो कितनी रहने वाली है, 18। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो कितने आने हैं, 18 प्रश्न आने हैं। आप बिल्कुल एक इंडेक्स बनाएं, यूँ इस तरह से इंडेक्स बनाएं, इंडेक्स बना करके और उसके अंदर कॉलम बनाएं अलग अलग इस तरह से। अगर 18 कॉलम हैं वो एक साथ एक रो में नहीं बन सकते तो आप 2 इंडेक्स बना लें इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से यूं इंडेक्स बना लें, यूं इंडेक्स बनाएं।
इसके बाद में एक तरफ लिखें यहाँ पर प्रश्न संख्या, यहाँ तो ऊपर तो लिखें उत्तर नंबर 1, पहले ही प्रश्न के ये पार्ट हैं, उसके अंदर ये प्रश्न संख्या 1 का ही पार्ट रहेगा। यहाँ लिखें आप उत्तर, दूसरी इंडेक्स बना रहे हैं तो वो हो प्रश्न की संख्या और यहाँ उत्तर। उसके बाद में 1 2 3 इस तरह से करते हुए और क्रम संख्या कहाँ तक पहुँच जाएं, लास्ट 18 तक पहुँच जाएं, 18 क्रम संख्या तक पहुँच जाएं। ऐसे इंडेक्स बनाएं कॉपी के पहले ही पेज के ऊपर। जो क्वेश्चन आ रहा है, सपोज दैट सेकंड क्वेश्चन आपको आ रहा है, ऑप्शन उसमें सी है, तो आप सी या ऑप्शन से भर दें, ऐसा लिख दें। यदि और जो नहीं आ रहा है उसको आप एक बार खाली छोड़ें। एट लास्ट इसमें कोई माइनस मार्किंग अपने है नहीं, तो लास्ट में सारे ऑप्शन ही अपने को भरने होते हैं। सपोज दैट आपको अगर आंसर चेंज भी करना है, पहली बात तो आप एकदम श्योर हो जाएं तो ही आंसर लिखें। कॉपी के अंदर काट छांट, जिस चीज़ से बचना है, काट छांट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो आपकी कॉपी को ख़राब करता है। एग्जामिनर है उसको ये चीज़ क्या करती है, बिल्कुल इरिटेट करती है। इसलिए आप इसको काट छांट कॉपी के अंदर ओवर राइटिंग बिल्कुल भी ना करें। फिर भी मान लीजिए ऑप्शन आपने से भरा, बाद में आपने फिर से सोचा और आप श्योर हो गए कि से नहीं बै है, तो बिल्कुल इस आंसर को आप यूं इस तरह से पूरा का पूरा यूं इस तरह से काटते हैं बस हल्के पेन से, और यहाँ आंसर बै लिख दें ऐसा। लेकिन ये चीज़ भी बिल्कुल कम से कम, यदि आपको श्योर हो गए आपकी ये पहले वाला तो गलत है ही है और यही सही है, तो ऐसा करें। अदरवाइज आप ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करें, जैसा इनमें है वैसा ही करें। ऐसे इंडेक्स बना करके आप इनका आंसर दें। अब बात आती है दूसरे क्वेश्चन के पार्ट आएंगे जो रिक्त स्थान के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को अलग अलग, यानी कि क्वेश्चन आप हल करें तो जहाँ तक अपन बात करते हैं कि सारे के सारे प्रश्न हैं वो आप क्रम से हल करें, क्रम से हल करें। अब रही बात ये कि मान लीजिए कोई भी टॉपर स्टूडेंट जिसको ऐसा लग रहा है कि वो 95 मार्क्स या अपन कहें कि 80 नंबर का पेपर आ रहा है बोर्ड में, 20 नंबर सत्रांक के हैं, तो 80 नंबर में से और अपन यूं कहें कि उसका 75 मार्क्स का जो पेपर है वो तो उसको आ रहा है, 5 नंबर का ऐसा पेपर है जो उसको वो कन्फ्यूजन की सिचुएशन में है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या होगा, मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन होंगे छोटे बड़े मिला करके। तो उन 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं उनको आप क्रम से आउट कर सकते हो। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि बिल्कुल क्रम से ही हल करें, लेकिन जब क्रम से हल किए हुए अगर एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन मिलेंगे तो उसे वास्तव में ये चीज़ लगेगी, यकीन उसको होगा कि स्टूडेंट के अंदर दम है, और वो दम कॉपी के अंदर दिखना चाहिए, तभी आपको नंबर हैं वो फुल मिलेंगे। तो एक ही 2 क्वेश्चन अगर आप 1-2 क्वेश्चन मिस कर रहे हैं या आप उनके अंदर आंसर है वो उतना आपका इफेक्टिव नहीं है, तो आप लोग क्या करें, उनको लास्ट में ले सकते हैं। सपोज दैट आपने 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन किए, 7वां क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लूज है आपका, तो 7वें को छोड़ दिया, उसके बाद में क्या कर लिया, 6वें के बाद में आपने 7वें को एक बार स्किप किया और 8वां क्वेश्चन कर दिया। ठीक है, करते गए 9वां 10वां 11वां। सपोज दैट आपको 14वां क्वेश्चन है वो फिर से ठीक से नहीं आ रहा था, इन 2 को छोड़ दिए, लास्ट 20 तक क्वेश्चन तक गए, लास्ट में आपने 7वां और 14वां अटेम्प्ट कर दिया। ये आप इतना कर सकते हैं। बाकी मैक्सिमम आप क्या करें, क्रम से ही क्वेश्चन हल करें। ऐसा नहीं है कि क्रम से हल करने पर ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं, लेकिन आपकी कॉपी है वो थोड़ी क्या बन जाती है, इफेक्टिव बन जाती है। अब बात आती है जो अपन क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी भरना है, ABCD भरना है। रिक्त स्थान वाले प्रश्न हल कर रहे हैं, अपने को 1 शब्द 2 शब्द लिखने हैं रिक्त स्थान में, क्रम से लिख देंगे। 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं उनको भी आप कर देंगे। अब बात आती है कि लघुत्तरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न हैं, उनके अंदर आप क्या करेंगे, मुख्य रूप से आपका आंसर है वो 4-5 लाइन का होगा, या फिर आपका आंसर है वो 1-2 पेज का होगा, ऐसा आंसर होगा। अब इस आंसर को एग्जामिनर है वो पढ़े 1-2 पेज को, तो उसको कुछ टाइम लगे। आप अपने आंसर को इस तरह का प्रभावी बनाओ कि उसको टाइम बिल्कुल नहीं लगे, पढ़ने के अंदर टाइम कम से कम लगे, और वो आपके आंसर को देखते ही आपको क्या करे, फुल मार्क्स दे। अब फुल मार्क्स दे, इसके लिए आपको क्या करना है, पहली बात आपको जो भी टॉपिक दिया गया, जो भी प्रश्न दिया गया, तो उस प्रश्न के अंदर कोई भी परिभाषा पूछी गई,
कोई भी कार्य विधि, सपोज दैट आपको परिसंचरण तंत्र के अंदर दोहरा परिसंचरण तंत्र क्या है ऐसे पूछा गया, तो आप सबसे पहले उसके अंदर क्या करें, हेडिंग लिखें। हेडिंग जो है वो जरूर लिखें, सबसे पहले हेडिंग डालें। सपोज दैट दोहरा परिसंचरण आया तो आप यूं बिल्कुल हेडिंग डाल दें, स्टार बना, उत्तर के अंदर स्टार बना करके दोहरा परिसंचरण, परिसंचरण हेडिंग को अंडरलाइन कर दें, एरो लगा दें और फिर पूरा का पूरा इसको समझाएं। अब समझाते समय और आपकी एक बीच में लाइन आई कि रुधिर है, अशुद्ध एवं शुद्ध रुधिर एक परिसंचरण चक्र में हृदय में से 2 बार गुजरता है, यह क्रिया दोहरा परिसंचरण कहलाती है। इस लाइन को आप क्या करें, अंडरलाइन करें। यानी मेन चीज यहां पर जो आ रही है वो क्या आ रही है, हेडिंग और दूसरा अंडरलाइन। इस हेडिंग और अंडरलाइन वाली स्ट्रेटजी है वो आपकी कॉपी को 5 लाइन का आंसर था, 1-2 पेज का आंसर था, 1-2 पेज के अंदर आपने 4-5 लाइन हैं वो अंडरलाइन करी जो अच्छी थी, और आपको पता चलता है आराम से कि क्वेश्चन के अंदर मेन आंसर कहाँ से आ रहा है। वो 4-5 लाइनें हैं वो आप अंडरलाइन करें। 4-5 लाइन का अगर आंसर है आपका पूरा का पूरा, तो उसमें कोई 1-2 लाइन या फिर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो उस पूरे आंसर के अंदर क्या हैं, प्रभावी हैं। इन प्रभावी शब्दों को आप निश्चित तौर पर क्या करें, अंडरलाइन करें। ये चीज़, ये स्ट्रेटजी आपको औरों से अलग बनाएगी। बिल्कुल ये करके देखें और जो आउटपुट आएगा वो आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको यूँ उत्साहित करने वाला होगा। तो इन चीज़ों के ऊपर आप एक विशेष ध्यान देवें। अब रही बात साइंस की, बात करते हैं या अदर सब्जेक्ट की बात करते हैं। सपोज दैट आप मैथ्स के अंदर कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके अंदर आपको अगले ने क्या दिया, ये दिया हुआ क्या दिया गया है, यानी कि आपको गिवन क्या है। ये चीज़ चाहे आप साइंस के अंदर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर रहे हैं, चाहे मैथ्स में कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं, जो चीज़ दी हुई है वो सबसे पहले अपने आंसर के अंदर लिखें। इसके बाद में आपको क्या पूछा गया है। सपोज दैट कि आपको साइंस के अंदर, और मैं यूँ कहूँ कि शक्ति पूछी गई है, तो जो चीज़ पूछी गई शक्ति, यूँ शब्द लिख दिया अपन ने, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देवें, यानी ये चीज़ आपको अगला क्या कर रहा है, पूछना चाह रहा है। जो जो चीज़ें दी हुई हैं वो लिखें पहले, फिर पूछना चाह रहा है वो लिखें। अब जो चीज़ पूछी गई, उस पूछी गई चीज़ का आप इसके बाद में क्या लिखें, सूत्र लिखें। और सूत्र लिख करके, और सूत्र को आप निश्चित तौर पर क्या कर दें, बॉक्स में बंद कर दें। बॉक्स ज़रूर बनाएं ताकि आंसर आपका क्या हो जाए, इफेक्टिव बन जाए। या आप जैसे मान लो कि समांतर क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन है, उसमें आप सूत्र डेराइव कर रहे हैं, और समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध का सूत्र 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3 प्लस डैश डैश प्लस 1/rn, यानी टोटल प्रतिरोधों के योग का व्युत्क्रम। अब ये फॉर्मूला आ गया, लास्ट में आ गया डेरिवेशन पूरा होने के बाद। तो इस डेरिवेशन के लास्ट फाइनल रिजल्ट को आप निश्चित तौर पर बॉक्स में बंद कर दें, और जितने भी ये समीकरण नंबर x आपका आया वो आप यहाँ पर लिख दें। ऐसा बिल्कुल करें, ये चीज़ें आपके आंसर को क्या बनाएंगी, प्रभावी बनाएंगी। तो सबसे पहली बात सिस्टमेटिक तरीके से। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस के अंदर कोई भी डायग्राम आया, कोई भी चित्र पूछा गया, चित्र कैसा पूछेगा, नामांकित चित्र पूछेगा। नामांकित चित्र पूछता है तो आपका जैसे ये यूँ पूरा पेज है, पूरे पेज में आप लिखते लिखते, यहाँ से लिखते लिखते और यहाँ तक यूँ ऐसे पहुँच गए। अब आपको डायग्राम बनाना है और नीचे फिर से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ ये आपके बीच में आपके पास एरिया है, ये एरिया है, तो आप इसके बिल्कुल बीचों बीच, ये पूरा पेज है तो बीचों बीच यहाँ क्या बनाएं, डायग्राम बनाएं। यहाँ आपने डायग्राम बना दिया, बिल्कुल खुला, ऊपर जो लिखा हुआ है उससे 2 लाइन छोड़ करके, जो डायग्राम है वो पूरा का पूरा 2 लाइन नीचे होना चाहिए, इस तरह से छोड़ करके डायग्राम बीचों बीच यहाँ बन गया। इसके बाद में आप जो उसका नामांकन कर रहे हैं तो बिल्कुल आप यूँ स्केल की सहायता से ऐसे रो ले करके, इस तरह से कोई भी उसके पार्ट दर्शा रहे हैं आप, तो यूँ ऐसे अलग अलग रो बना करके, एरो बना करके इस तरह से, और यहाँ क्या करें, ऐसे नाम लिखें। और जो नाम लिख रहे हैं वो इससे डायग्राम से बराबर दूरी के ऊपर यहाँ आने चाहिए। इधर स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से आप नाम लिख रहे हैं यहाँ, तो ये बराबर डिस्टेंस, सारे के सारे नाम, जैसे आप नेत्र का चित्र बना रहे हैं और आप लिख रहे हैं दृष्टिपटल, दृष्टिपटल,
या आपने इसको क्या लिखा, रेटिना। ठीक है, आपने यहाँ पर इसमें लिखा, जैसे नाम लिखा यूँ इस तरह से कि यहाँ जो मुख्य रूप से आपका पीत बिंदु है, पीत बिंदु येलो स्पॉट है, ये आपने लिखा। इधर जैसे मान लीजिए कि दृक तंत्रिकाएँ निकल रही हैं, तो ऐसे लाइन लेकर के आए और यूँ इस तरह से एरो बनाया और यहाँ आपने लिखा दृक तंत्रिकाएँ। ठीक है, इधर जैसे मान लो यहाँ पर आपका लेंस है, तो यूँ इधर नाम लिखा आपने नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। इस तरह से बिल्कुल आपके नाम हैं, बीच में डायग्राम एकदम क्लियर होना चाहिए और साइडों में बराबर डिस्टेंस रखते हुए उनके दोनों तरफ क्या लिखे हुए होने चाहिए, नाम लिखे होने चाहिए। ऐसे इतना शानदार क्लियर आपका डायग्राम है वो दिखना चाहिए, ताकि डायग्राम देखते ही और जो विवरण आपने लिखा है उस विवरण को एग्जामिनर पढ़ने तक की भी कोशिश ना करे, उसे लगे कि वास्तव में बंदे ने इतना क्लियर डायग्राम बनाया है तो मैटर ज़रूर अच्छा ही लिखा होगा। इतना ज़्यादा इफेक्टिव, इतनी ज़्यादा प्रभावित करने वाली आपकी कॉपी यदि होगी तो आप क्या करेंगे, टॉपर्स की कैटेगरी में आएंगे, तो आप 100 आउट ऑफ 100 की कैटेगरी के अंदर ही आएंगे। तो ये कार्य जो है वो आपको स्पेशल बनाएगा। तो मुख्य रूप से क्या नहीं करना है, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं करनी है। क्या नहीं करना है, जो मैटर आपने अब तक कंप्लीट ही छोड़ रखा है उसके पीछे नहीं पड़ना है, ये कार्य आपको नहीं करना है। तीसरा क्या नहीं करना है, सीक्वेंस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी के अंदर नंबर भरने होते हैं। बहुत ज़्यादा आप सीक्वेंस चेंज करते हैं, उससे वो एग्जामिनर है वो थोड़ी सी झुंझलाहट उसमें पैदा होती है, वो भी नहीं करें आप। बहुत ज़्यादा सीक्वेंस चेंज नहीं करें। फिर चौथी बात, आपको क्या नहीं करना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, कटिंग बिल्कुल नहीं करनी है कॉपी के अंदर, काट छाँट बिल्कुल कम से कम करने की। यदि आप श्योर हैं कि पहला जो आपने आंसर दिया वो गलत है और दोबारा आपके दिमाग में सही सही आ गया है, तो आप वहाँ पर हल्की, अगर जैसे बड़ा क्वेश्चन है उसमें कटिंग करनी है तो बिल्कुल उसके ऊपर यूँ हल्का ऐसे क्रॉस लगा करके और यूँ साइड में लिख दें, इस तरह से लिख दें गलत, यह आंसर क्या है, गलत, और फिर नया आंसर कर दें। और यदि आपका कोई छोटा क्वेश्चन है तो उसको यूँ थोड़ा काट दें और काट करके उसका आंसर लिखें। ये भी तब जब आपको बिल्कुल श्योर हो जाए, ऐसा नहीं वरना अपने यूँ सोचते हैं, एक बार सोचते हैं कि आंसर ये होगा, लिख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में दिमाग में आता है कि ये नहीं, इसका तो ये आंसर होने वाला है, काटा दोबारा लिख दिया। थोड़ी देर बाद में दिमाग में आया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, फिर काटा, फिर दूसरा आंसर लिख दिया। बार बार ऐसा करोगे एग्जामिनर को ये लगेगा कि इसको आंसर आता तो है नहीं, बार बार काट काट करके ये फालतू का पेज वेस्ट कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसा उसको कॉपी के अंदर झलकेगा कि इसने ऐसा ही किया है या कहीं से नकल मारने की कोशिश करी है, ऐसा उसको झलकेगा और वो उस आंसर के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, या ऐसा लगेगा कि स्टूडेंट है वो कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है, ऐसा समझ करके वो आपकी कॉपी को अलग कैटेगरी में लेगा। देखो, कॉपी चेक करने के अंदर जो एग्जामिनर है उसका माइंड सेट, आपकी कॉपी के प्रति उसका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि आपके मार्क्स। कई बार अपन सोचते हैं कि अब 90 नंबर का पेपर अटेम्प्ट करके आए थे, 100 में से 80 में से 70 नंबर का पेपर है वो अटेम्प्ट हुआ था बहुत अच्छी तरह से, एग्जामिनर ने 50 नंबर ही दे दिए। ऐसा होता नहीं है, वो अपने आप यूँ ही 50 नंबर नहीं दे देते हैं। आपकी कॉपी के अंदर जो आपकी हरकतें हैं, आपकी शक्ल, आपकी सूरत, वो एग्जामिनर नहीं जानता। आप क्या हैं, आपका टैलेंट कैसा है, वो सब कुछ, आपकी शक्ल सूरत, जो पढ़ाई से संबंधित बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सब एग्जामिनर के सामने क्या होती है, आपकी कॉपी होती है। आपका आईना एग्जामिनर के सामने कौन है, आपकी कॉपी है। उसको आप जितना प्रभावी बनाएंगे उतना ही आपके नंबर हैं वो अच्छे आएंगे। तो आप लोग इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। तो क्या नहीं करना, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्रम बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, नया है वो पढ़ने के प्रति बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ना है। अब करना क्या है, अध्ययन लगातार जारी रखना है, जो चीज़ आपने पहले से पढ़ रखी है उसका बार बार रिवीजन करना है, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है, पहले से जो एग्ज़ाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और मिशन 100, शेखावाटी मिशन 100 उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस करनी है। वो अपने आप में संपूर्ण यूँ मान लिए सिलेबस ही है शॉर्ट के अंदर, तो रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो चीज़। और एक आंसर देते समय आप क्रम से आंसर दें और आंसर को इतना प्रभावी, इतना क्लीन बनाएं कि एग्जामिनर है उसको पढ़ते ही ये लगे कि वास्तव में स्टूडेंट के अंदर दम है, और वो आपको क्या दे, 100 आउट ऑफ 100, या आपकी 80 नंबर की कॉपी है
तो ये पूरा 80 आउट ऑफ 80 ये मार्क्स दे और आप एक अव्वल दर्जे के और श्रेष्ठ श्रेणी के अपना जो प्रदर्शन है वो एकदम उच्चतम कोटि का एग्जामिनर के सामने करके आएँ। इन चीज़ों का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, केवल विज्ञान विषय में नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी, हर सब्जेक्ट में अंडरलाइन करने वाली बात, हेडिंग डालने वाली बात, परिभाषा जो आती है, परिभाषा जहाँ कंप्लीट हो रही है तो जिस शब्द की अपन परिभाषा दे रहे हैं उस शब्द को अंडरलाइन करना, ये चीज़ें जो हैं वो आपको औरों से अलग बनाएंगी और अपनी कॉपी को आप प्रभावी बनाएं। यही आदतें जो हैं वो आप अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो एवरेज स्टूडेंट को एक एवरेज से ऊपर वाली कैटेगरी में लेके जाती है, और एवरेज से ऊपर स्टूडेंट है तो उसको टॉपर्स की कैटेगरी में लेके जाती है, और यदि आप बिलो एवरेज भी हैं तो आपको एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी में लेकर के आती है। यानी कि 5, 7, 10 नंबर जो हैं वो इस स्ट्रेटजी से, कॉपी के अंदर पेपर को हल करने के तरीके से, और 5, 7, 10 नंबर तक हैं वो इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों का बहुत विशेष ध्यान रखें और अपने अध्ययन को जारी रखें। यही बातें और इन्हीं को ध्यान में रख करके और आप पेपर दे करके आएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और पेपर के अंदर जो आपके आउटपुट आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, वो तो आपने जो मेहनत करी है उससे भी 1.25 गुना 1.5 गुना आएगा। यानी कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। ऐसी उम्मीदों के साथ, ऐसी आकांक्षाओं के साथ में फिर से मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तो अभी तक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और आप अपनी स्ट्रेटजी, आप अपनी रणनीति को तय करें और अपना अध्ययन है वो जारी रखें। उत्साह है वो बिल्कुल उसको बनाए रखें, हतोत्साहित बिल्कुल नहीं हो। आने वाला रिजल्ट वाला दिन है वो आपका होगा, आपके फेवर में होगा। तो ठीक है, वीडियो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर से, और अध्ययन के प्रति, रिवीजन के प्रति आप बिल्कुल सजग रहें, अवेयर रहें और रिवीजन बार बार करते रहें। धन्यवाद।